हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जुलाई टू सितंबर का करंट अफेयर्स। और देखिए, ये बहुत थोड़ा आई नो डिले हो गया है, बट अगेन इसको जस्ट आप देख भी जाइए, कुछ ना कुछ चीज वहां पे क्लिक कर जाएगी एंड यू माइट बी एबल टू सॉल्व वन और टू क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से ठीक है, बड़े आराम से। तो सबसे पहला टॉपिक बिना डिले स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्वांटम कंप्यूटर साइमुलेटर टूल किट। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको समझना होगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होता है और एक साइमुलेटर क्यों बनाया उसके लिए। देखो, क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं, राइट। क्वांटम प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं। और नॉर्मली क्वांटम कंप्यूटर बनाना जो है अभी बहुत ही मतलब इन्फेंसी है की लेवल पे है डेवलपमेंट में, मतलब इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की लेवल नहीं, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इतने वाइडली अवेलेबल नहीं है क्वांटम कंप्यूटर्स। तो इसलिए कई लोग जो क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, जिनको रिसर्च करनी है, जिनको कोड बनाना है क्वांटम, उनको अगर अवेलेबल कराने के लिए एक साइमुलेटर टूल किट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। और इस साइमुलेटर टूल किट बेसिकली होगा क्या, एक बेसिकली सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम नॉर्मल कंप्यूटर में रन करेंगे। ठीक है, इट विल बी अ सॉफ्टवेयर दैट विल रन ऑन दी क्लासिकल कंप्यूटर्स। एंड एक टाइप से बेसिकली उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो है क्वांटम कोड चला सकते हैं। एक पूरा इन्वायरमेंट देगा कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल या एनालॉजी लेनी हो तो आप सब देखते होंगे कि प्लेन जब जो होते हैं पायलट्स को जब ट्रेनिंग देते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि डे वन से जो पायलट को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको सीधा बोलते हैं कि जाओ असली का प्लेन उड़ा लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले उनको किस में डालते हैं, साइमुलेटर में, राइट। पहले उनको साइमुलेटर में डालते हैं, साइमुलेटर में डाल के ट्रेनिंग देते हैं। तो उसी तरीके से क्योंकि असली के क्वांटम कंप्यूटर्स इतने अवेलेबल नहीं है, एक्सपेंसिव होते हैं, सबको अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एक साइमुलेटर टूलकिट यानी एक टाइप का सॉफ्टवेयर टाइप का बना दिया। और वो सॉफ्टवेयर में जो है रिसर्चर्स वगैरह, रिसर्चर्स या स्टूडेंट्स जो है अपना क्वांटम कोड डिबग राइट और डिबग कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटम एल्गोरिथम्स डेवलप कर सकते हैं। अब एल्गोरिथम्स क्या होता है, एल्गोरिथम्स जो होता है बेसिकली कोडिंग होती है। कोडिंग करके मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये काम करना है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए क्वांटम कोड लिखते हैं और उनको जो है एल्गोरिथम होता है कि इस टाइप की इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, इट ऑल्सो एक्सप्लोर क्वांटम एल्गोरिथम्स अंडर आइडियलाइज्ड कंडीशंस एंड हेल्प प्रिपेयर एक्सपेरिमेंट्स टू रन ऑन एक्चुअल क्वांटम हार्डवेयर। मतलब इसमें आप अपना कोड वो टेस्ट कर सकते हो, फिर जाके बाद में उसको जो है एक्चुअल क्वांटम हार्डवेयर पे जो है यूज कर सकते हो। तो इससे प्रोग्रामिंग भी की स्किल्स भी बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा हार्डवेयर डिजाइन में भी हेल्प होगा। ठीक है, हार्डवेयर डिजाइन में भी हेल्प होगा। अब देखो, अगली चीज आपको समझनी चाहिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर्स एग्जैक्टली क्या है। तो बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग यहाँ पे मतलब फोकस्ड होता है कि कंप्यूटिंग फोकस्ड ऑन डेवलपिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। अब देखो, क्वांटम थ्योरी एक थ्योरी है जो मैटर या एनर्जी होती है जो सब एटॉमिक लेवल पे यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के लेवल पे, तो उनको स्टडी करने की एक थ्योरी है। और इस थ्योरी में बहुत सारे देखा गया है कि उनको स्टडी करते हैं कि बहुत सारे यूनिक वे में वो बिहेव करते हैं और इसके खुद के बहुत सारे यूनिक प्रिंसिपल्स हैं। तो इन्हीं यूनिक जो बिहेवियर है मैटर का या एनर्जी का एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स, इसको लेके जो है कंप्यूटर्स को डेवलप करना। देखो, नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स होती है, क्वांटम फिजिक्स होती है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में जो जिस तरीके से मैटर बिहेव करता है, क्वांटम फिजिक्स में उस तरीके से नहीं बिहेव करता, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इसीलिए इसीलिए जो है आपका ये क्वांटम थ्योरी आई और इसके यूनिक प्रिंसिपल्स और यूनिक फीचर्स को यूज करके जो है क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप करें। और क्योंकि इसके यूनिक फीचर्स को डेवलप यूज करके डेवलप करें, तो जो ये कंप्यूटर्स डेवलप होते हैं इनके पास जो है बहुत ज्यादा जो है एक्सपोनेंशियल प्रोसेसिंग पावर होती है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट फीचर जो इनफैक्ट इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ओके, एक बार, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट आर टू फीचर्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स ऑन विच दी सुपर कंप्यूटर्स आर बेस्ड। ठीक है, तो सुपरपोजिशन इस पे मतलब पूछा जा भी सकता है अगेन। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग पे या सुपरपोजिशन या इंटेंगलमेंट पे, ठीक, क्योंकि ये बहुत मेजर प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो ये दो ऐसे फीचर्स है क्वांटम फिजिक्स के जिसके बेसिस पे सुपर कंप्यूटर्स चलते हैं। ठीक है, और क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट होता है क्यूबिट या क्वांटम बिट। तो देखो, क्लासिकल कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट होता है बिट, जिसको हम बोलते हैं या तो ये जीरो होगा या वन होता है। एक बिट या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्यूबिट होते हैं। अब देखो, ये बिट क्या होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। वन मतलब जो है ऑन है और जीरो मतलब ऑफ है।
क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट बेसिकली अगर एग्जांपल हो तो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इलेक्ट्रॉन के स्पिन को ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, उसको प्लस माइनस जो हाफ ले सकते हैं वो हो सकता है। और ये क्यूबिट की प्रॉपर्टीज है सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट, जो जो यूटिलाइज की जाती है इन क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्यूबिट क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन, राइट। एंड टिपिकली कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन। ठीक है, अब इनफैक्ट आप ये जो यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हो ना, अभी ये नॉर्मल कंप्यूटिंग में बिट्स के फॉर्म में, अगर इसको एकदम बेयर उसमें देखोगे तो सारा 1 and 0 1 and 0 1 and 0 के फॉर्म में आपको जो है बेसिक जो दिखेगा। कंप्यूटर के लिए जो है ये सारा वीडियो का प्रोसेसिंग वगैरह जो है 1 and 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए उसी तरीके से क्यूबिट क्या होंगे? क्यूबिट एक तरीके से इलेक्ट्रॉन या फोटॉन्स होंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको 1 and 0 देखेंगे। ठीक है, प्लस क्यूबिट की प्रॉपर्टीज होती है सुपरपोजिशन। तो क्वांटम पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। तो बेसिकली क्यूबिट ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बस एक, जैसे नॉर्मल बिट होता है, इट कुड आइदर बी 1 और 0। तो क्यूबिट ऐसा है कि इट कुड बी 1, इट कुड बी 0, और इट कुड बी 1 और 0 दोनों साइमल्टेनियसली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टेट में। तो इसी के कारण जो है सुपरपोजिशन के कारण क्या होता है कि क्वांटम जो बिट्स होते हैं क्यूबिट्स, वो जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, राइट। और उसके कारण जो है प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा है क्वांटम मेजरमेंट, राइट। सो जब आप किसी भी, मान लो अब मैंने कहा कि बहुत सारे स्टेट पॉसिबल स्टेट्स में है, कोई क्यूबिट है वो बहुत सारे पॉसिबल स्टेट्स पे है। ठीक है, नाउ क्वांटम मेजरमेंट में ये होता है कि जैसे ही हम उसे मेजर करेंगे तो वो ब्रेक डाउन होकर किसी एक स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। सो क्वांटम मेजरमेंट में जैसे ही हम किसी भी क्यूबिट को मेजर करते हैं, वो ब्रेक डाउन होकर जो है किसी एक सिंगल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो तो बेसिकली आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यूबिट 1 0 प्लस 1 और 0 की बहुत सारी जो न्यूमेरस कॉम्बिनेशन हो सकती है, वो साइमल्टेनियसली उन सारी कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो दिस एबिलिटी की 1 और 0 की साइमल्टेनियसली सारी कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करना एक साथ, दिस इज कॉल्ड दी प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ क्यूबिट। ठीक है, और पर जैसे ही उसको मेजर करेंगे वो किसी एक स्टेट में आ जाता है। ठीक है, दूसरा है इंटेंगलमेंट। ना ये भी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। तो मान लो दो क्यूबिट्स है, अगर उनको हमने इंटेंगल कर दिया तो चाहे हम उसे लाइट ईयर्स दूर कर दें, पर एक क्यूबिट में अगर हम चेंज करते हैं तो वो क्यूबिट इंस्टेंटेनियसली दूसरे में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो यूटिलाइज की जाती है क्वांटम कंप्यूटिंग में। ठीक है, क्यूबिट तो आप समझ ही गए होंगे, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो क्यूबिट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटम पार्टिकल। सो क्वांटम पार्टिकल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, उसके बहुत सारे पॉसिबल स्टेट्स है, सारे पॉसिबल स्टेट्स का जो कलेक्शन है वो क्यूबिट हो गया। ठीक है, इंटरफेरेंस बेसिकली इंट्रिंसिक बिहेवियर है क्यूबिट का ड्यू टू सुपरपोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्सिंग वन वे और अदर, राइट। कि जैसे आप ऑब्जर्व करोगे या तो एक स्टेट में वो चले जाता है। ठीक है, नाउ ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग में आपको डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है ये आप देख रहे हो क्यूबिट calculates with qubits, ठीक है, which can represent 0 and 1 at the same time। बट यहाँ पे आपका होता है या तो 0 होगा या 1 होगा। बट ये देखो एक क्यूबिट है, ये 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो आप उसको मेजर करते हो, तो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन की पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है नंबर ऑफ क्यूबिट्स को लेके। यहाँ पे जितने ट्रांजिस्टर तो 1 on 1 रिलेशनशिप है। ठीक है, लीनियर इंक्रीज होता है पावर में। ठीक है, 1 on 1 रिलेशनशिप है कैलकुलेशन पावर में। और बट यहाँ पे एक चीज है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है क्यूबिट्स का प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं, हम देखने से पहले सोचते हैं प्रोबेबिलिटी है इसकी कि इतनी प्रोबेबिलिटी 1 स्टेट में होगा, इतनी प्रोबेबिलिटी 0 स्टेट में। तो इसलिए एरर रेट्स हाई है, प्लस अल्ट्रा कोल्ड स्टेट में रखना पड़ता है। जबकि क्लासिकल जो कंप्यूटर से लो एरर रेट और रूम टेम्परेचर पे जो है उनको ऑपरेट किया जाता है। दिस इज सूटेड फॉर टास्क लाइक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, डेटा एनालिसिस, सिमुलेशंस। बाकी ये जो है एवरीडे प्रोसेसिंग के लिए होता है। इनफैक्ट एक चीज, एक और टर्म है क्वांटम सुप्रीमेसी। नाउ बेसिकली गूगल ने क्लेम किया है कि उसने एक क्वांटम प्रोसेसिंग चिप डेवलप की है। ये काफी पहले की न्यूज है, साइकामोर। और उसने कहा है कि इस चिप ने एक कैलकुलेशन की सुप्रीमेसी, मतलब दैट क्वांटम कंप्यूटिंग डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया एक्चुअली, एक क्वांटम कंप्यूटर जो चिप डिजाइन करके, कि ये जो है क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा फास्ट है, उनसे बहुत ज्यादा बेटर है। तो उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने एक चिप डिजाइन की है और उसने कैलकुलेशन परफॉर्म की है 200 सेकेंड्स में, जो
एक एक जो सबसे मतलब हाई एंड सुपर कंप्यूटर या जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है आज के डेट में, हाई एंड सुपर कंप्यूटर जो है वो इसी कैलकुलेशन को जो साइका मोर ने 200 सेकंड में किए उसको करने में 10,000 ईयर्स लगा था। तो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज द सुप्रीमेसी, राइट। सो बेसिकली एक बार ये जो है अभी जो है एकदम बहुत मतलब बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग थियोरेटिकल स्टेज में है, अब धीरे धीरे जो है एक्चुअली डेवलप कर रहे हैं। अगर एक बार डेवलप हो गया तो नेक्स्ट लेवल पे हम जो है पहुंच जाएंगे कंप्यूटिंग के, ठीक है। एप्लीकेशन याद रखना, क्रिप्टोग्राफी, मेडिसिन एंड मटेरियल, मशीन लर्निंग एंड सर्चिंग बिग डेटा। इनफैक्ट जहां कहीं भी नॉर्मल कंप्यूटिंग जो है लिमिटेशंस फेस करता है वहां पे हम क्वांटम कंप्यूटिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटिंग के लिए जैसे वेदर मॉडलिंग, एक और चीज आप कर सकते हो, वेदर मॉडलिंग या प्रिडिक्शंस, राइट। नाउ बेसिकली है क्या, वेदर मॉडलिंग में चीज क्या होती है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और कंप्यूट करना नॉर्मल जो इवन सुपर कंप्यूटर्स है वो टाइम लेते हैं और इतने अच्छे से जो है उनको प्रोसेस नहीं कर पाते, राइट। तो ये लिमिटेशन है। तो अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया तो वो इनफैक्ट वेदर मॉडलिंग से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकते हैं और जो है एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आपको दे सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग को एक नेशनल मिशन भी लॉन्च किया था ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन, ठीक है। सो ये 2020 में लॉन्च किया था, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट जस्ट फॉर कंप्लीट नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज जीएम क्रॉप्स। सो जीएम क्रॉप्स आर इन न्यूज बिकॉज गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि जीएम सोय मील को इंपोर्ट करने के लिए। तो जीएम की इंपोर्टेड क्रॉप, बट इसको इंपोर्ट बस लाइव स्टॉक फीड के लिए यूज किया जाए, ठीक है। तो जीएम सोय मील को इंपोर्ट किया जाएगा बट ओनली फॉर लाइव स्टॉक फीड। और कौन अप्रूव करता है अल्टीमेटली जीएम क्रॉप्स को? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये ध्यान में रखना। इसमें जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है ये जो है आपकी बाईपास कर दी गई। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बॉडी, इस पे यूपीएससी पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। नाउ अभी एज ऑन डेट बीटी कॉटन इज ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसका कमर्शियल कल्टीवेशन होता है इंडिया में, ठीक है। अब जीएम क्रॉप्स का अगर फ्रेमवर्क देखो तो दो है, एक बायोटेक्नोलॉजी और एक इन्वायरमेंट। अगर किसी भी जीएम क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना है, इंपोर्ट करना है या उसको लाना है तो उसको जो है ये डिसीजन कौन लेते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये जीईएसी बेसिकली एक टेक्निकल कमिटी है जो मेन अप्रूवल का काम करती है, ठीक है। और जो है मेन अप्रूवल का काम करती है और इसके बाद करते हैं। बट इस केस में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने जीईएसी को बाईपास कर। पर अगर कोई जीएम क्रॉप्स को लेके एक्सपेरिमेंटेशन करना हो कि पॉलिसी क्या बनानी है तो उसके लिए आरडैक है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अप्रेजल कमेटी। ये पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इसीलिए स्पेशलाइज टेक्निकल बॉडीज बनाई गई है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो ये जो है आरडेक आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए अप्रेजल कमेटी, इसका काम क्या है? इसका काम है पॉलिसी रिकमेंडेशंस देना, ठीक है। बाकी एक आरसीजीएम है, राइट, रेगुलेटरी कमेटी ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो ये जो है गाइडलाइंस ले डाउन करता है कि अगर कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कैसे वो एक्सपेरिमेंट करना है, क्या सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह रहने चाहिए, ठीक है। ये वो सब लाता है। और इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जो आरजीसीएम गाइडलाइंस लाती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। बाकी स्टेट बायोसेफ्टी कमेटी है, ये भी इम्प्लीमेंट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल बायोसेफ्टी। तो ये सब जो है आरसीजीएम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा उसको जो है रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस डालते हैं। और जो जीएम को इंट्रोड्यूस अगर कोई कर रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट के पर्पज से इन्वायरमेंट में तो उसके लिए गाइडलाइंस लाते हैं। बट अगेन उस गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, स्टेट बायोसेफ्टी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल बायोसेफ्टी कमेटी है, ठीक है। तो बेसिकली ये ध्यान में रखना, जीईएसी किसी भी क्रॉप को जो है कमर्शियली इंट्रोड्यूस या जो है फाइनली इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन देता है। आरसीजीएम जो है एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने, क्या गाइडलाइंस और सेफ्टी के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए वो ले डाउन करता है। और आरडैक जो आपका है वो पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मंथन 2021 हैकाथॉन। तो बेसिकली हैकाथॉन, आई होप आप सबको पता है, एक बेसिकली जो है वो होता है प्रोग्राम टाइप का होता है जिसमें लोग सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं। तो दिस इज अ नेशनल इनिशिएटिव। अब यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि किस चीज का सोल्यूशन। मंथन 2021 एक तो बीपीआरडी ने ऑर्गेनाइज किया है
और किस चीज के सोल्यूशन के लिए? सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी फेस्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज आज की डेट में जो सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रही है उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मंथन 2021 हैकाथॉन जो है लॉन्च किया है बीपीआरडी, ठीक है, कंडक्ट किया है बीपीआरडी। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 अगेन किसने लॉन्च किया है ये ध्यान में रखना है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स, ठीक है, एंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो लॉन्च्ड अंडर आईडेक्स डीआईओ, ठीक है। और इसका पर्पस है सेल्फ रिलायंस एंड इनोवेशन, राइट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर द डिफेंस सेक्टर, ठीक है, डिफेंस और एरोस्पेस में। तो आप समझ सकते हो डिफेंस सेक्टर में इंडिया की एक कमी ये है कि बहुत सारा इंडिया इंपोर्ट करता है, राइट, डिफेंस के सारे जो मटेरियल जो जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसको कम करने के लिए, इंपोर्ट डिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस बढ़ाने के लिए ये एक आईडेक्स इनिशिएटिव लाया गया है इसके थ्रू, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप, ताकि स्टार्टअप जो है डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में आके इनोवेशन करें और नई नई टेक्नोलॉजीज लाएं, पर्टिकुलरली जो आपके एमएसएमईज स्टार्टअप या इंडिविजुअल इनोवेटर जो आर&डी कर रहे हैं अकेडमिया, ताकि जो है इंडिया सेल्फ रिलायंट बने डिफेंस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एंड ये जो डीआईओ है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है टू एडमिनिस्टर दी आईडेक्स फ्रेमवर्क, ठीक है। सो आईडेक्स फ्रेमवर्क को कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? डीआईओ, विच इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो बीसीजी की वैक्सीन, सो दिस इज अ वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। कई बार अगर आपने साइंस एंड टेक का प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा, सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वैक्सीन यूज में इसलिए क्योंकि इसको 100 ईयर्स हो गए, और ये वैक्सीन बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये जो वैक्सीन है ये ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, ओके। तो और ट्यूबरक्लोसिस याद रखिए, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बीसीजी वैक्सीन जो है ट्यूबरक्लोसिस पे, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नाउ एक सैटेलाइट है GSAT-1 आपका, इट इज एन ESO यानी अर्थ ESO-3 बेसिकली, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और बेसिकली ये न्यूज में इसलिए था कि इसका लॉन्च जो है आपका फेल हो गया है, ठीक है। और ये बेसिकली एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट था, ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट एजाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, ये याद रखना। एंड इट वाज टू बी प्लेस्ड इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सबसे बड़ी बात है कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जो है हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो है प्लेस करें। नॉर्मली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को हम नॉर्मली लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इमेजिंग ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो रियल टाइम इमेज मिलेगी अर्थ के सारे एरियाज की। नेचुरल डिजास्टर्स, तो याद रखिए जियो इमेजिंग सैटेलाइट का पर्पस क्या होता है? रियल टाइम इमेजिंग, मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर्स, राइट, वार्निंग फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, साइक्लोन्स को ऑब्जर्व करना, क्लाउड बर्स्ट, थंडर क्लाउड्स, इन सबको ऑब्जर्व करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज GSLV F10 लॉन्चर जो इसमें यूज किया गया था, ठीक है। तो लॉन्चर जो यूज किया गया था वो GSLV यूज किया गया था। और क्यों फेल हुआ? उसकी क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो थी वो जो है इग्निशन नहीं हुआ, इसलिए फेल हुआ ये GSAT-1 का लॉन्च, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत GSLV रॉकेट के बारे में भी जान लेते हैं। एंड दिस इज MK2 रॉकेट। माइंड यू MK3 रॉकेट जो है वो यूज किया जा रहा है गगनयान मिशन के लिए, ध्यान में रखना। गगनयान के लिए MK3 GSLV MK3 यूज किया जा रहा है, ठीक है। नाउ इट इज द लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इंडिया विच इज करेंटली इन ऑपरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। रिमेंबर कई बार ये भी पूछ लेते हैं, GSLV MK2 इज फोर्थ जनरेशन, राइट, एंड इट इज 3 स्टेज। कितनी स्टेज है इस लॉन्च व्हीकल में? 3 स्टेज है, ठीक है। थर्ड स्टेज इज क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज इज GS2 यानी एक विकास इंजन है। फर्स्ट स्टेज में S139 इंजन है, ठीक है। एंड जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, फ्लाइट प्रूवन, इट फॉर्म्स द थर्ड स्टेज, ठीक है। और कितना पेलोड दे सकते हैं ये जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में? 2500 kg। तो याद रखिए एक GSLV सैटेलाइट GTO ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 2500 kg का जो है पेलोड डिलीवर कर सकता है, जबकि LEO में उसका डबल 5000 kg डिलीवर कर सकता है। नेक्स्ट इज इंडिगो। सो इंडिगो क्या है? नाउ दिस इज अ टर्म, और SNT में टर्म बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो इट इज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप
फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड। तो बेसिकली एक जीनोमिक चिप है जिसमें सारे जो इंडिजिनस कैटल है इंडिया की प्योर वेराइटीज, उनका जीनोम है इसमें, ठीक है, उनका जीनोम है। ये यहाँ पे मैप भी है आपका, ये देख सकते हो कौन सी कैटल कहाँ पे मिलती है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप पीडीएफ मिल जाएगी। बट व्हाट इज इंडी गौ, ये समझ लो, व्हाट इज इंडी गौ, गौ रिलेटेड टू द काउ, एंड इट इज कैटल का फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप, ठीक है, फर्स्ट जीनोमिक चिप है फॉर दी प्योर वेराइटीज, ठीक है। तो जो इंडिया की प्योर वेराइटीज है कैटल ब्रीड्स की, उनके लिए उनका सबका एक कलेक्शन का जीनोमिक चिप है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, इट विल हेल्प इन कंजर्वेशन, ठीक है, गोल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स, प्लस उनको जो है बेटर जो है ब्रीड्स को डेवलप कराया जा सकता है, और अगर बेटर होंगी इंडिजिनस ब्रीड्स तो ऑटोमेटिकली फार्मर्स उनको यूज करके उनकी इनकम बढ़ सकती है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो प्योरली इंडिजिनस एंड लार्जेस्ट कैटल चिप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना दैट इट इज द लार्जेस्ट कैटल चिप ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लीज इंडिगो क्या है इसको ध्यान में रखना, फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स। नेक्स्ट इज कार्बन लाइन। सो अभी रिसेंटली आप स्पेस ट्रेवल बहुत ज्यादा पढ़ रहे होगे, राइट, कि जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन, राइट, या फिर एलन मस्क ने जो है अभी जो है सितंबर में प्रोग्राम इंस्पिरेशन 4, इट इज ऑल सिविलियन नॉन गवर्नमेंटल स्पेस फ्लाइट, जो सितंबर 15 को लॉन्च होनी थी, ठीक है। तो ये सब जो है अनाउंस किया गया था, राइट। सो यही चीज है कि ये जो आपके जो मिशन है सारे, ये जो बात करते हैं, ये एक चीज बोलते हैं, जब स्पेस फ्लाइट बोलते तो आप ये मत सोचो कि एकदम स्पेस पे जाते, ये बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन लाइन को क्रॉस करते हैं, और जैसे ये आपका ब्लू ओरिजिन 10 मिनट्स जो है इसने क्रॉस किया, कार्बन लाइन को क्रॉस करके 10 मिनट्स तक स्पेस में रहा, फिर वापस आ गया, ठीक है। कार्बन लाइन बेसिकली जस्ट बियॉन्ड द कार्बन लाइन मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ द स्पेस लाइज 100 किलोमीटर्स और 60 माइल्स अबव द अर्थ, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए स्पेस फ्लाइट के कॉन्टेक्स्ट में कार्बन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड द स्पेस, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द स्पेस की, जिसके बाद हम सोचते हैं स्पेस शुरू हो गया, ठीक है। और ये ज्यादातर स्पेस फ्लाइट क्या कर रही है, ये कार्बन लाइन क्रॉस करके वहीं पे थोड़ी देर टाइम तक रहती है, फिर वापस आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कार्बन लाइन आपका कहाँ पे है, आप देख सकते हो, ये रही आपकी कार्बन लाइन। तो ये बेसिकली थर्मोस्फीयर, ये ध्यान रखना कि थर्मोस्फीयर से पहले है आपकी कार्बन लाइन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये जो ऑरोरा बोरियलिस ऑस्ट्रेलिस, ये थर्मोस्फीयर के बाद होते हैं, ठीक है। इट इज 100 किलोमीटर और 62 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 330 या 410 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। Now next is Biotech Pride. Now what is this? It is Biotech Promotion of Research and Innovation. तो एक इनिशिएटिव है जिससे हम रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, बट कैसे करेंगे प्रमोट, थ्रू डेटा एक्सचेंज। तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च इनोवेशन हुई है, बहुत सारा डेटा भी है इधर उधर, राइट। तो उसको शेयर करने के लिए, ताकि उसका डेटा का एक्सचेंज हो, ताकि अगर सबको वो डेटा अवेलेबल होगा जिसने अलग अलग लोगों ने रिसर्च किए, तो उससे ज्यादा बेटर रिसर्च और इनोवेशन होगी। तो उसी के लिए ये बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस है कि वो जो डेटा है, इट इज दी इट इज एट अ वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क और गाइडिंग प्रिंसिपल, जिसमें वो जो बायोटेक्नोलॉजी का डेटा है वो जो है शेयर कर सके, ताकि रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोशन हो उसका, ठीक है। इट विल फैसिलिटेट इन इनेबल शेयरिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो शेयरिंग एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड डेटा, and specifically applicable to high throughput, high volume data generated by research groups across the country. तो अक्रॉस द कंट्री जो सारे रिसर्च ग्रुप बायोलॉजी बायोटेक के सेक्टर में जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको अगर अपना डेटा किसी से शेयर करना है या कहीं से उनको डेटा चाहिए, तो एक बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस आई है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो डेटा शेयर या एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज यानी ये गाइडलाइंस डू नॉट डील विद जनरेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। तो दिस इज समथिंग जिसपे आपका फ्रेंड्स का स्टेटमेंट बन सकता है कि बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस जो है वो जनरेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा से डील नहीं करती, वो बस शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजिकल डेटा से डील करती है, ठीक है। सो दीज गाइडलाइंस विल इंश्योर शेयरिंग बेनिफिट्स, मैक्सिमाइजिंग यूज की जो इंफॉर्मेशन का जो है मैक्सिमम यूज हो, डुप्लीकेशन अवॉइड हो, मैक्सिमम इंटीग्रेशन, ओनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ है वो पता चले, और बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इक्विटी ऑफ एक्सेस, ठीक है। Now next thing is your DNA vaccine by Zydus Cadila, आप सबने सुना होगा ZyCoV-D. So this was a DNA vaccine
जो जाइडस कैडिला की है, और ये जो है अप्रूवल के लिए दी गई थी, इसको अप्रूवल मिल गया है ओके रिसेंटली, राइट। एंड अभी रिसेंटली जो है कहा गया है कि ये अगले 2 से 3 वीक्स में हो सकता है कि मार्केट में आ जाए, ठीक है। तो इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए वैक्सीन एंड इट इज नीडल फ्री, ठीक है। यूजेस जेट इंजेक्टर दैट प्रेशराइजेज लिक्विड थ्रू अ नैरो स्ट्रीम दैट पेनिट्रेट्स द स्किन। तो बिना नीडल के आपको डिलीवर की जाती है। जस्ट अ सेकेंड। ना देखो, 2-3 चीजें इसके बारे में जानने की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेस्ड ऑन प्लाज्मिड डीएनए टेक्नोलॉजी। उससे पहले थोड़ा वैक्सीन के बारे में समझते हैं। देखो, वैक्सीन का फंडा ये है कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उसको पहले से हम जो है एक वीक वायरस देके या वीक बैक्टीरिया वगैरह जो भी है देके जो है वो जो है ट्रेन कर दे कि देखो इस टाइप का वायरस आता है तो इससे ऐसे लड़के इसको हराना है ऐसे, ठीक है। लाइक वी हैव टू कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं कि इस टाइप से बाहर से ऐसे वायरस बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो इसको वीक करके हमारी बॉडी में डालते हैं, राइट, और उसको ट्रेन करते हैं। बट देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, राइट। तो देखो, अब वैक्सीन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। एक होता है जो पूरा का पूरा वायरस, होल वायरस जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट करके हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है। एक होता है कि जो हमारी बॉडी में ना सिर्फ वायरस का एक कंपोनेंट जो है डालता है और उससे हमारे इम्यून सिस्टम को बताता है कि देखो वायरस इस टाइप का है, इसका ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है, इस टाइप का हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि अगर कुछ और आया जिसमें ऐसा कंपोनेंट है मतलब ये वायरस है, इसको अटैक करना है, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे अगर हम जो है इनको हम बोलते हैं अब देखो अगर कंपोनेंट में आते हैं तो डीएनए वैक्सीन इज जहां वायरस का डीएनए डालते हैं, और वायरस के डीएनए डाल के क्या करते हैं कि उसके डीएनए बेसिकली होता क्या है, डीएनए एक इंस्ट्रक्शन होती है जो किसी को भी इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि ये इस प्रोटीन के लिए इनकोड करे। जैसे अब मैं बोलूं कोविड के बारे में, तो कोविड में सबको पता है एक होता है स्पाइक प्रोटीन। अब ये स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रक्शन होगी, राइट। एक डीएनए आरएनए में इंस्ट्रक्शन होगी, डीएनए आरएनए में, ठीक है। तो इसी को उठा के जो है इसको उठा के आप क्या करते हो, ये जो इंस्ट्रक्शन है वायरल वायरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको उठा के हमारे बॉडी में जो है डालते हैं। अब बॉडी में डायरेक्टली तो डाल नहीं सकते, तो प्लाज्मिड डीएनए टेक्नोलॉजी। अब प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एक प्लाज्मिड डीएनए होता है, एक सर्कुलर टाइप का डीएनए होता है, उसमें एक कट लगा के कुछ निकालते हैं और ये वाला जो कोड होता है, डीएनए कोड होता है, ये लगा देते हैं जिसके थ्रू हम ये बता देते हैं कि देखो आपको जो है ये कोरोना वायरस का ये कोडिंग है इसके लिए जिससे स्पाइक प्रोटीन बनता है, और वो डाल के हमारी बॉडी में डाल देते हैं। जब हमारी बॉडी में डालते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम में जब वो जाता है तो वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये जो फॉरेन एंटीजन है, ठीक है, और उस पर अटैक कर देता है, ठीक है। अब देखो बेसिक फंडा यहाँ भी यही बताया कि डीएनए आरएनए क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है हमारे सेल्स को टू मेक प्रोटीन्स, राइट। अब इन आवर सेल्स डीएनए जो है पहले टर्न होते हैं मैसेंजर आरएनए में, एमआरएनए में, एंड विच इज यूज टू, तो पहले जो हमारा डीएनए, तभी देखो एक और वैक्सीन आपको पता होगी एमआरएनए, तो एमआरएनए वही है। एमआरएनए वो इंस्ट्रक्शन है कि ये जो कोई कोविड का वायरल प्रोटीन है ये मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है, हमारे जो सेल्स को आता है, और उसको फिर जो है हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करके रिकॉग्नाइज करता है कि ये वायरस है, ठीक है। तो ये तो देखो एमआरएनए वाली वैक्सीन तो डायरेक्टली एमआरएनए मैसेज आप डाल देते हो, ठीक है। बट डीएनए वैक्सीन में होता है कि एक पीस ऑफ डीएनए इज इनकोडिंग द एंटीजन इज फर्स्ट इंसिडेटेड इनटू बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड बेसिकली वही बैक्टीरिया में जैसे बताया था आपको सर्कुलर डीएनए होता है, उसको कट करते हैं, और उसको कट करके जैसे प्लाज्मिड, ये जैसे एक बैक्टीरिया है, राइट, ये बैक्टीरिया, इसमें देखो इसका नॉर्मल डीएनए होता है, एक प्लाज्मिड डीएनए होता है, ये प्लाज्मिड डीएनए, ये प्लाज्मिड डीएनए इसका हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको कट करते हैं, इसको कट करके यहाँ पे हम जो है अपना जो वायरस का जो इनकोडिंग के लिए जो है डीएनए, राइट, उसके प्रोटीन के लिए वो डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको जो है हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। तो ये जब इंसर्ट होता है तो जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये कोड है, इसके लिए ये वह स्पाइक प्रोटीन के लिए कोड करता है, स्पाइक प्रोटीन बनता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कोई भी चीज जिसमें स्पाइक प्रोटीन बन रहा है मतलब वो फॉरेन एंटीजन है, उस पर अटैक करना है, ठीक है। और एडवांटेजेस देखो, अब डीएनए वैक्सीन के क्या एडवांटेजेस होते हैं ये समझना है कि डीएनए वैक्सीन के क्या, क्यों इतना इसका पीछे हुआ हल्ला हो रहा है जबकि इतनी वैक्सीन आ गई। तो देखो जो नॉर्मल एमआरएनए वैक्सीन भी होती है, इनफैक्ट दूसरी वैक्सीन होती है, वो जो है उनको स्टोरेज बहुत कोल्ड लेवल पे स्टोरेज करना पड़ता है उनका, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है और इतनी रैपिडली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट डीएनए वैक्सीन इजीली स्टोर की जा सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव है और रैपिडली प्रोड्यूस भी की जा सकती है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, तो कंपोनेंट्स में या तो प्रोटीन सब यूनिट, राइट, कि स्पाइक प्रोटीन ही सीधा डाल दें हमारी बॉडी में, या वायरस लाइक पार्टिकल डाल दें, या डीएनए बेस्ड या आरएनए बेस्ड, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको देखना हो तो डीएनए आरएनए में कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल, राइट, डालते हैं, ठीक है। वायरस लाइक प्रोटीन में कि वायरल प्रोटीन्स डाल देते हैं जो वायरस का बाहर का स्ट्रक्चर मिमिक कर रहा हो, ठीक है। या फिर नॉन रिएक्टिंग वायरल वेक्टर, राइट, कि वायरल जेनेटिक मटेरियल इनसाइड अनदर हार्मलेस वायरस जो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, या रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। मतलब वेक्टर मतलब ओरिजिनल वायरस नहीं है, जेनेटिक मटेरियल डाल दिया बट एक दूसरे वायरस में डाला है जिसमें जो है रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जबकि होल वायरस वैक्सीन जो है उसमें एक होता है इनएक्टिवेटेड और एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड। तो जो आपका कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड यूज होता है, और लाइव एटेन्यूएटेड कोविशील्ड में जो है लाइव एटेन्यूएटेड है, ठीक है, कोविशील्ड, ठीक है। तो ये जो दो है, इनएक्टिवेटेड ऐसा है कि किल्ड वायरस है, जो जो मतलब आपको हार्म बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है, जबकि ये वीकेंड वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर आई स्टेम इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। एक पोर्टल है बेसिकली, ये एक नेशनल वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग ऑफ आर एंड डी फैसिलिटीज, ठीक है। एंड इसका फेज 2 बेसिकली अभी स्टार्ट कर दिया गया है। इट विल होस्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर्स, ठीक है। अगला है जीका वायरस। सो बेसिकली ये अभी रिसेंटली न्यूज में, क्योंकि केरला में इसके केसेस आए थे, तो यू शुड नो अबाउट इट कि ये जो है बाइट ऑफ मॉस्किटो, कौन सा, एडिस मॉस्किटो से होता है, जो डेंगू भी फैलाता है, ठीक है, डेंगू एंड चिकनगुनिया और येलो फीवर। ये ध्यान में रखना, एडिस मॉस्किटो अपार्ट फ्रॉम जीका किस किस वायरस को ट्रांसमिट करता है, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर। और ये जो वायरस है इट कैन बी पास फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू हर फीटस, और हमने देखा उसमें क्या होता है, माइक्रोसेफली करके जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें हेड हेड जो होता है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है, बेबी का। तो ये प्रॉब्लम होती है जीका वायरस को लेकर, और आज की डेट में जीका वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट, सो दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट, ठीक है, और डेवलप्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट विद एयरबस, ठीक है। अब ये थोड़े टिडबिट्स टाइप की इंफॉर्मेशन है, आपके लिए यूजफुल होगी, ठीक है, क्योंकि कई बार इनफैक्ट इस पे जो है आपको छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ भी आ गया और जरा सा आपको स्ट्राइक भी कर गया कि किस चीज से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा। नौका रशिया मॉड्यूल, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रशिया का एक मॉड्यूल है, राइट, पिर्स मॉड्यूल, उसको रिप्लेस करेगा, राइट। सो ये बेसिकली रशिया का एक मॉड्यूल है जिसमें रशिया एक्सपेरिमेंट करता है, उसको रिप्लेस करने के लिए आईएसएस में एक दूसरा नौका रशिया मॉड्यूल जो है आपका रशिया भेज रहा है, ठीक है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, एक लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन है, याद रखना, आईएसएस लो अर्थ ऑर्बिट में। और कौन कौन है इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, नासा, रॉसकॉस्मोस, जक्सा, ईएसए एंड कनाडा, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो एस्ट्रॉयड र्यूगु बेसिकली जापान का एक मिशन था, हायाबुसा 2, जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था ऑन एस्ट्रॉयड र्यूगु, और ये मिशन वहां गया, स्पेस क्राफ्ट से जो है एस्ट्रॉयड र्यूगु से सैंपल लेके वापस अर्थ पे आ गया है, ठीक है। और अब जो है उस सैंपल को जो है जाक्सा जो है नासा के साथ शेयर कर रही है, इसीलिए ये एस्ट्रॉयड र्यूगु का सैंपल न्यूज में था, ठीक है। गैनीमेड, तो ये ध्यान रखिए, गैनीमेड क्या है, इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम एंड इट हैज मोर वाटर देन ऑल द अर्थ्स ओशन, ठीक है। एंड अभी फर्स्ट टाइम जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वाटर वेपर का। तो देखो बेसिकली गैनीमेड बहुत दूर है, ठीक है, तो इसीलिए इतना दूर है, ये जुपिटर का मून है तो इसलिए बहुत दूर है, तो बहुत कोल्ड कंडीशन है, जो भी वाटर है इसका फ्रोजन है, राइट। बट अभी रिसेंटली जो है एविडेंस ऑफ वाटर वेपर मिला है, मतलब जो है लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कि वाटर वेपर कैसे है वहां पे, ठीक है। नैनो यूरिया लिक्विड NuL फर्टिलाइजर्स, राइट। तो बेसिकली एक टाइप का फर्टिलाइजर है जिसमें नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स है, और बेसिकली नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स है, उसके बहुत सारे बेनिफिट है इसके, कि सरफेस एरिया ज्यादा है तो कम फर्टिलाइजर लगाने से ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो कॉस्ट का भी रिडक्शन है, इन्वायरमेंट में साइड इफेक्ट भी कम होता है, ठीक है, और जो है मतलब और इफेक्टिव भी हो जाता है ये, ठीक है। तो इट इज बेटर, मतलब मोर इफेक्टिव है, ठीक है। and India is the first country globally to start commercial, production of
ये जो एनुअल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एनुअल फर्टिलाइजर्स को जो है फर्स्ट कंट्री है ग्लोबली इंडिया जो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है। और जो नैनो पार्टिकल्स है इसमें, नैनो स्केल नाइट्रोजन पार्टिकल्स है, इसके कारण ये फर्टिलाइजर क्या है, ज्यादा जो है बेटर है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मतलब जो है उसका एप्लीकेशन करने पे इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के टर्म्स में बेटर है देन द नॉर्मल यूरिया फर्टिलाइजर्स। ठीक, तो आप देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सो बेसिकली 2021 रिलीज किया है, इंडिया ने 2 रैंक इंप्रूव किए, 46 रैंक पे है, राइट। और कौन लाता है इसको, सो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड और वीपो मिलके इसको जो है लाते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ओके। आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। रैंक इंडिया की है 46, मतलब इंडिया ने जो है अपना इनोवेशन में रैंक इंप्रूव की है, ठीक है। नेक्स्ट इज परसिवरेंस रोवर ऑफ नासा। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्टली कि नासा का है और काम क्या है, इस रोवर का काम क्या है। तो फर्स्ट रॉक सैंपल, कहाँ का रॉक सैंपल लिया, वेयर, राइट। सो कहाँ से इसने रॉक सैंपल लिया है, इसने रॉक सैंपल लिया है परसिवरेंस रोवर ने आपका मार्स से, ठीक है, मार्स के जेजेरो क्रेटर से, ठीक है। नासा ने परसिवरेंस रोवर मार्स पे भेजा था, इट हैज कलेक्टेड अ सैंपल फ्रॉम देयर, ओके, मार्स जेजेरो क्रेटर, ठीक है। और उसको जो है वापस लाएगा ये, ठीक है। इनफैक्ट इसने एक और यूनिक एक्सपेरिमेंट कॉल्ड मॉक्सी कंडक्ट किया है, मतलब मार्स पे जो है इसने ट्राई किया देखने की वहां का जो ऑक्सीजन, राइट, वहां पे ऑक्सीजन बनाने का एंड वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड और उसको जो एटमॉस्फेयर उसको यूटिलाइज करने का, ताकि अगर हम वहीं पे वहीं के मार्स के ऊपर ही ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और वहीं की जो अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो एक तरीके से हम जो है वहां पे जो है कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ओपन अप हो जाती है, ओके। तो दो चीजें हैं परसिवरेंस रोवर की, एक तो मॉक्सी एक्सपेरिमेंट जो इसका है, दूसरा ये मार्स के जो जी जी जेरो क्रेटर से जो है एक सैंपल इसने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो और नासा का है, ठीक है, ये बेसिक चीजें याद रखना। नेक्स्ट इज योर गगनयान मिशन। तो इसमें रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का है कि इंडिया को सपोर्ट करेगा, इसके अलावा रशिया ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है इंडिया को ट्रेन करने में जो है एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया का है वो भी सपोर्ट करेगा, बट कैसे, टू ट्रैकिंग दिस मिशन थ्रू इट्स कोको स्कीलिंग आइलैंड, राइट, क्योंकि कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स है, राइट, तो वहां पे जो है ऑस्ट्रेलिया का है कि वो हेल्प करेगा कि इस मिशन को ट्रैक करने में थ्रू कोको स्कीलिंग आइलैंड, ठीक है। और गगनयान प्रोग्राम क्या है दैट यू शुड नो, राइट, इट इज अ प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू, याद रखना कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंडिया भी कर सकता है, टू लो अर्थ ऑर्बिट, राइट, इन शॉर्ट टर्म, राइट। काफी जो अभी जो स्पेस ट्रेवल वाली चीजें हम देख रहे हैं वो सब जो है आपकी कार्बन लाइन क्रॉस करके हो रही है, ठीक है। बट ये जो होगी, दिस स्पेस फ्लाइट वुड बी इन LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, राइट, एंड दिस विल ले द फाउंडेशन ऑफ सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो समझना ये चीज, जो स्पेस ट्रेवल की बात होती है वो सब कार्बन लाइन के अक्रॉस हो रही है, बट लो अर्थ ऑर्बिट ये जो है वो कार्बन लाइन के ऊपर है, ठीक है, जहां पे अपना ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है। और एक और चीज ये याद रखनी है आपको जिसपे स्टेटमेंट बन सकता है कि व्हाट आर दी न्यू टेक्नोलॉजीज जो रिक्वायर्ड है। तो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, जो इसमें लॉन्च व्हीकल हो रहा है वो याद रखना, GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल यूज हो रहा है, क्रू एस्केप सिस्टम, हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और क्रू सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो ये सारी जो न्यू जो टेक्नोलॉजीज है वो रिक्वायर्ड होंगी इसके लिए, ठीक है। और कुछ दूसरे स्पेस मिशन जो न्यूज में थे, वन इज दी पार्कर सोलर प्रोब, तो नासा का है, सोलर आप समझ ही गए होंगे सन, और सन के एग्जैक्टली क्या, इट विल ऑब्जर्व दी आउटर कोरोना ऑफ द सन, जो सन है उसका जो आउटर कोरोना है उसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इनफैक्ट एक सबको जो है वो रहता है कि जो है सन के आउटर साइड पे जो कोरोना की साइड पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जबकि एक्चुअली सरफेस पे कम है। तो यही चीज को स्टडी करने में हेल्प करेगा आपका पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। दूसरा है नासा का वाइपर मिशन, नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इट ये क्या है, एक मोबाइल रोबोट होगा विच विल गो टू द साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। जो नासा का पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर होगा, ओके, ये साउथ पोल पे जाएगा मून के, और वहां से जो है देखेगा कि लोकेशन और व्यू ऑफ वाटर आइस, जो वाटर आइस वहां पे, एंड ट्राई टू सी कि अगर वो वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मून पे वाटर हम हार्वेस्ट कर सकते हैं उसको, तो दैट कुड ओपन अप अ पॉसिबिलिटी कि हम मून को जो है कोलोनाइज कर सकते हैं एंड यूज इट, कि मून को हम एज अ बेस यूज कर सकते हैं कि आगे जो है एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। इनफैक्ट मून को क्यों लोग ये नासा वगैरह सब यूज करने का सोच रहे हैं एज अ बेस, क्योंकि मून से जो है रॉकेट्स लॉन्च करने का कॉस्ट
बहुत कम है, क्योंकि ग्रेविटी कम है तो रॉकेट्स लॉन्च करने का कॉस्ट बहुत कम है, ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक हम जो है रॉकेट्स मून के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चैंगीज 5 प्रोब। तो चैंगी आप सबको पता होना चाहिए, चाइना का मून से रिलेटेड, चैंगी मतलब नाम ही होता है मिथिकल चाइनीज मून गॉडेस, तो मून से रिलेटेड मिशन है, राइट। एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट बाय चाइना है, ठीक है। और इसमें एक ऑर्बिटर है, एक रिटर्नर है, एक असेंडर, एक लैंडर। तो चैंगी 5 प्रोब बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये जो एक इनका मिशन है, ये वहां पे जाएगा मून पे जो है वहां का सैंपल कलेक्ट करके रिटर्नर वापस आएगा, ठीक है। तो चैंगी प्रोब जो है, चैंगी 5 प्रोब जो है चाइना का, जो है मून पे जाएगा, मून का सैंपल कलेक्ट करके वापस आएगा, ठीक है। डार्क एनर्जी, सो ये चीज ध्यान में रखना, जेनो आईटी की ये टर्म है, ये एक एक्सपेरिमेंट था फॉर फर्स्ट डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ द डार्क एनर्जी, ठीक है। तो डार्क एनर्जी होता क्या है, एक मिस्टीरियस फोर्स है। हम सब जानते हैं बिग बैंग के बाद जो है हमारा यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, और रेट ऑफ एक्सपेंशन भी और फास्ट हो जा रही है, ठीक है, और फास्ट तरीके से एक्सपैंड कर रहा है, राइट। तो ये इतना फास्ट क्यों एक्सपैंड कर रहा है, उसके पीछे क्या फोर्स है, उसको हम बोलते हैं डार्क एनर्जी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी चीज जो है ओवर टाइम स्लो डाउन होनी चाहिए थी, बट स्लो डाउन नहीं हो रहा हमारा यूनिवर्स का एक्सपेंशन, वो फास्ट हो रहा है, राइट। और इट इज टेकिंग आवर यूनिवर्स फ्रॉम बिग बैंग टू बिग स्प्लिट, राइट। नेक्स्ट है, और जो डार्क एनर्जी, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 70% ऑफ ऑल द मैटर एनर्जी। अगर पूरे मैटर एनर्जी 100% यूनिवर्स में, तो 70% तो डार्क एनर्जी है, ठीक है। एंड डार्क मैटर जो है वो ये चीज है जो स्लो डाउन करता है एक्सपेंशन को, बट डार्क एनर्जी वो चीज है जो स्पीड अप कर रही है, ठीक है। नाउ इंडिया सार CO2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स, इंसाकॉग, ये बहुत न्यूज में रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये, it is jointly initiated by Health Ministry and Department of Biotechnology and ICM, CSIR and ICMR. So कौन कौन है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, CSIR है, और ICMR है, ठीक है। सो इट इज कंसोर्टियम ऑफ 28 नेशनल लेबोरेटरीज। और बेसिकली कहीं भी कोरोना की टेस्टिंग होती है तो उनका जेनोमिक्स को जो है ये स्कैन करता है, देखने के लिए कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट आया है या नहीं आया, ठीक है। It is multi-laboratory, multi-agency, pan-India network to monitor genomic variations in SARS-CoV-2 by a sentinel sequencing effort। मतलब जो भी टेस्टिंग होती है सार्स की, जो भी कोरोना वायरस की लोग टेस्टिंग कराते हैं, तो ये रैंडमली जो है वहां से टेस्टिंग सैंपल्स लेता है, उनके जीनोमिक्स जो है स्कैन करता है, और जीनोमिक्स स्कैन करके देखना चाहता है कि कोई जो है, मतलब उसमें जो स्कैन करने के बाद कि कोई जो है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स आए हैं या नहीं है, ठीक है गाइस। So guys, this is it for your current affairs for the month of July, September and जुलाई अगस्त एंड सितंबर। एक बार देख भी लो इसको, आइडिया लग जाएगा, कोई भी टर्म वहां पे आई क्लिक कर जाएगा, यू विल इट विल बी हेल्पफुल टू यू। बाकी लास्ट में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे कॉन्फिडेंट, और जो भी है आपने अभी तक सही पढ़ाई की है यही सोचना है, और वहां पे जाके अपना बेस्ट देना है, ठीक है गाइस। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।